वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 23 को, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अब कंटिन्यूअस जो है कुछ प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं, ताकि आपको दिख जाए कि आपकी तैयारी कैसी है यूपी टेट साइंस पेपर 2 के लिए। इसके अलावा हमने सारा कुछ पहले से कर रखा था, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पूरी थ्योरी आपको अच्छे से कराई थी पहले भी मैंने, जिसमें हमने मैराथन सेशन में देखा था पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो अच्छे से देख के चले जाएं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बाद में जो कराए थे सिंगल सिंगल वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। और किसी को नहीं मिलता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर यूपी टेट के क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाने हैं, वो वहाँ से बहुत हेल्प होगी। साइंस में वहाँ से पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, लास्ट टाइम में ज़रूर देख कर जाएँ यूपी टेट साइंस पेपर 2 के लिए। उसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप अपने आप को बताएंगे कि कितना स्कोर आप इन 20 क्वेश्चन में से कर पा रहे हैं। तो एक तरह का टेस्ट है आपके लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कल मॉर्निंग में भी और कल नाइट में भी इस तरह से टेस्ट आपके लिए आ जाएँ, ताकि लास्ट टाइम तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बन जाए। बाकी आप अपनी थ्योरी से रिवाइज़ करिए और प्रीवियस ईयर अच्छे से देखिए और ये चीज़ अच्छे से कर लीजिए, तो आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। पेडागोजी के लिए प्लेलिस्ट में जाके सीटेट वाली ही पेडागोजी को रिवाइज़ कर लें, तो पेडागोजी आपकी वहाँ से हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि 5 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी सीटेट साइंस पेपर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देखिएगा कि किस तरह का स्कोर आप यहाँ इन क्वेश्चनों में कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच टीथ इज यूज्ड इन चॉपिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। भोजन को काटने, बेसिकली यहाँ पर काटने शब्द भी ऐड है, और फाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस दांत का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। देखिए, अगर खाली आपकी बात कर रहा होता टीयरिंग की तो उस केस में आप कैनाइन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर चॉपिंग की भी बात हो रही है, काटने की भी बात हो रही है। और ये जो काटने का काम करता है ये हमारे कौन से करते हैं, ये हमारे इंसीजर करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कृंतक बोलते हैं। और ये जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे आते हैं इंसीजर, जो ऊपर के 4 दांत होते हैं शुरू के, इस तरह वाले जो ऊपर के 4 दांत हैं, और नीचे के जो शुरू में 4 दांत होते हैं ये आपके इंसीजर होते हैं। तो कुल मिलाकर इंसीजर की या कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद आते हैं आपके कैनाइन, जो नोकीले वाले दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 कैनाइन होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, आपके टीयरिंग के लिए होते हैं। बाकी अगर चॉपिंग की बात भी करी जाए तो वहाँ पर आप इंसीजर टिक करेंगे, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, इंसीजर है। और फिर आपके तीसरे टाइप के दांत होते हैं प्रीमोलर, जिन्हें हम अग्र चवर्णक बोलते हैं। और ये जो अग्र चवर्णक होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो भी कितनी होती है? वो भी आपकी 8 ही होती है। ये हमारा खाने को चबाने में मदद करते हैं। और उसके बाद आप क्या जाते हैं लास्ट में मोलर, और ये जो मोलर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारे चवर्णक होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ये सारी चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सलाइवरी एमाइलस। ये ही है एंजाइम जो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि होती है या लाला ग्रंथि हम जिसको बोलते हैं, वहाँ से सीक्रेट होता है। बाकी अगर हम HCl की बात करें तो ये हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और उसको ठीक करने के लिए हम एंट एसिड का यूज़ करते हैं, और वो होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा अगर मैं पेप्सिन एंजाइम की बात करूं तो ये हमारे जो पेट में जठर ग्रंथि होती है वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनमें पेप्सिन रिलीज होता है, और ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है आपका पेप्सिन, जो कि स्टमक के अंदर रिलीज होता है। रेनिन की बात करें तो दूध का जो मिल्क का पाचन होता है वो रेनिन की वजह से होता है, और बचपन में बच्चों में ये रेनिन ज़्यादा होता है, तभी वो जो मिल्क होता है उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे ये जो रेनिन एंजाइम्स है
ये सीक्रेट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो पच नहीं पाता। तो यहाँ पर आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारी चीज़ें भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र बताना है। देखो 3 चीज़ होती हैं और मैंने आपको टॉपिक में बहुत ही अच्छे से ये पूरा समझाया था। आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हाइड्रोकार्बन क्या है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। हमने टॉपिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। सबसे पहले होते हैं आपके एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन। फिर होते हैं आपके एल्कीन और तीसरे टाइप में आते हैं आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्काइन। तो यहाँ पर एल्काइन का फॉर्मूला पूछ रहा है। याद रखेंगे एल्केन का फॉर्मूला तो होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ, वहाँ पर देखेंगे वो मीथेन है या इथेन है, जिस तरह से बोलता है मैथ में बात करी जाए तो एक कार्बन होगा। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो मैथ में एक होता है। उसके बाद एथ आता है, फिर प्रॉप आता है, फिर ब्यूट आता है। जैसे अगर आपको बोला जाए मीथेन है ना, मैथ, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सा CH4, मतलब कार्बन की वहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। तो जब हम इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H, n की जगह भी 1 आ जाएगा, 2 + 2 4, तभी तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है मीथेन का CH4। तो ये केमिकल फार्मूला बनाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं जिनके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं मैथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। ऐसे ही हमारे एल्कीन होते हैं। एल्कीन के लिए फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये एल्कीन के लिए फार्मूला होता है। और एल्काइन के लिए फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। ये आपका एल्काइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे ब्यूटाइन मुझे बोलना है तो उस केस में मैं इसी का यूज़ करके, ब्यूटाइन में कार्बन कितने होंगे? 4 होंगे, 4 वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर हम 4 एटम होंगे और उनके 4 यहाँ पर हम n की जगह रख के वहाँ से हम ब्यूटाइन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो याद रखेंगे एल्काइन के लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों मैंने बता दिए हैं। और सीरीज़ में, टॉपिक सीरीज़ में आप और डिटेल में वहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल यूनिट इन 1 किलोवाट आवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट एग्जाम के लिए कि जूल का यूनिट बताना है हमें। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट का अगर मैं खाली वाट में कन्वर्ट करूं तो वो 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। और घंटे को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमें सेकंड में रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो आपका 3600 सेकंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा 1 किलोवाट आवर का? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रीड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस से आने का पूरा चांस है रीड के एग्जाम में। The greenhouse effect which is causing an increase in the atmospheric temperature is mainly due to, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडल तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, किसकी वजह से होता है? तो मुख्यतः ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती और वो वापस नीचे आने लगती है, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगती है और कहीं ना कहीं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कराती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी वाटर वेपर भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मीथेन भी, ये सारी गैसेज जो हैं ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 6 क्वेश्चन भी यही रिपीट हो गया है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन पक्का सोलर सिस्टम से रीट में आना ही आना है। आई बटन पर सोलर सिस्टम वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको देखें और सोलर सिस्टम वहाँ से देखने के बाद जो 1 नंबर सोलर सिस्टम से आना है वो आपका 100% पक्का होगा। सही, बिल्कुल ठीक ठाक सा क्वेश्चन आएगा, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। ये तो इजी ही है। मॉर्निंग स्टार इज़ द नेम गिवन टू, भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, वीनस होता है, जिसे हम पृथ्वी की सिस्टर भी बोलते हैं, उसे ही हम भोर और सांझ का तारा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। बाकी जुपिटर हमारे जो 8 प्लैनेट हैं उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके बाद अगर हम बात करें सीरियस की, तो ये हमारा सबसे ब्राइट स्टार होता है जो नाइट में चमकता है। बाकी अगर मैं पोल स्टार
स्टार की बात करूँ, ध्रुव तारे की बात करूँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि ध्रुव तारा हमेशा किधर की तरफ चमकता है, तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चमकता है। बाकी सारी ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर आर। बेकिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें बेकिंग पाउडर के 2 घटक बताने हैं, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसके जो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। एक तो सीधी सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर से पहले क्वेश्चन बने हैं तो फिर बन सकता है, तो याद रखेंगे NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और मोनो कैल्शियम फोस्फेट ये दोनों ही कंपोनेंट होंगे किसके, बेकिंग पाउडर के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव दैट कंटेन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे तरंग है इस तरह से जब पास पास आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा, तो वो आपका कंप्रेशन हो जाता है। जब वो थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं तो वो आपका रेयरफैक्शन होता है। ये हमें कौन सी तरंगों में, कौन सी वेव में देखने को मिलता है, ये हमें अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। और याद रखेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कौन सी होती हैं, वो जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे होती हैं, वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और अगर दूसरी टाइप की तरंगों की बात करूं तो वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल होता है क्या, लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव भी है और फोटोन थ्योरी भी वहाँ पर लाइट के लिए दी गई है। तो वो भी याद रखनी है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन थ्योरी भी दी है लाइट की। लाइट जो है वो फोटोन है छोटे छोटे, और उसको ये भी बताया गया है कि वो क्या है, वो अनुप्रस्थ तरंग है आपकी जो लाइट होती है, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी जो अल्ट्रा वायलेट रे है, इससे हमें कौन बचाता है, जो हमारी ओजोन परत है, कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा ओजोन है, ओजोन लेयर है, वो हमें अल्ट्रा वायलेट जो पैराबैंगनी किरणें होती है उससे बचाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सितंबर में ही मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजोन दिवस, ओजोन डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिंग असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से आने हैं तो उनको भी देखना है। कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों के रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए साइंस में आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पर बच्चे को खोजी, बच्चा खुद से करेगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको रटवाया नहीं जाता, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा करवाई जाएंगी। बच्चों को इस तरह के कार्य दिए जाते हैं कि वहाँ पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, टीचर सिर्फ साइड उनको गाइड करे, यहाँ पर बच्चे ही खुद करें एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें क्रियाएँ करें। ऐसी ऐसी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा बल दिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब बीच बीच में हर हफ्ते में बच्चे को पता लगा रहे हैं उसकी कमी, फिर उसको दूर कर रहे हैं, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और उसमें आपका जनरल राइटिंग, पत्रिका लेखन बिल्कुल उसके थ्रू बिल्कुल हो सकता है। उसमें वो बहुत सूटेबल मेथड है, उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं थोड़े समय में कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं। फील्ड ट्रिप, बिल्कुल फील्ड ट्रिप एक बहुत ही बढ़िया है बच्चे के असेसमेंट के लिए। फील्ड ट्रिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है साइंस में। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस यहाँ पर हो सकता है फील्ड ट्रिप से। फील्ड ट्रिप में हम छोटी छोटी कमियाँ वहाँ पर टीचर बड़ी आसानी से देख सकता है बच्चों की, और उनका पता लगा सकता है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट नहीं, ये तो क्योंकि आपके पूरे वर्ष के एंड में होगा, तो बीच बीच में जो कमियां हैं वो आप पता नहीं लगा पाएंगे, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर गलत है। बाकी कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा चित्रण भी होता है। अगर कोई एक अवधारणा चित्रण आपने बनाया है और कोई उसको देखता है तो बड़ी इजीली उसमें बच्चे की कमी जो है वो आप छोटे समय में पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रीड की जब हम साइंस की बुक देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, व्हेन डिड महर्षि कणाद गिव द आइडिया ऑफ परमाणु। जो महर्षि कणाद थे उन्होंने कब दिया था, ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, उसका विचार उन्होंने कब दिया था। तो ये उन्होंने
500 बीसी में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बनाया? जॉन डाल्टन ने बताया। ये आपको याद भी रखना है, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने जो है इसके बारे में बताया था, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज आपको याद रखना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? आपकी रदरफोर्ड ने की है। और जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की है? वो चैडविक ने की है। तो तीनों याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज जो है वो आपकी रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपकी चैडविक ने की है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए, जो एक एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके केंद्रक में होते हैं, सेंटर में होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें संवेग की इकाई बतानी है। देखिए, न्यूटन के टर्म में पूछा है, फोर्स के टर्म में पूछा है। वैसे जो संवेग होता है इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास माने द्रव्यमान, वेलोसिटी माने आपका वेग। मास को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस में होगा? केजी में। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, वेग को हम करते हैं तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने फोर्स की टर्म में पूछा है, और जब हम इसको डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करते हैं तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है। आपको याद रखना होगा कि जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है? मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ये बहुत ही अच्छे से अब आप याद रख लीजिए कि जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या होता है? संवेग बटे समय, मोमेंटम अपॉन टाइम। अब खाली अगर मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला बताना है तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से जो मोमेंटम है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा क्या? आपका फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स का जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पर जो संवेग का एक मात्रक बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपको पता है जड़त्व क्या होता है? एक वस्तु अपनी उसी स्टेट में रहना चाहती है जिसमें वो है। अगर वो विराम अवस्था में है तो वो नहीं चाहती कि वो चले। जैसे आप ट्रेन में या गाड़ी में बैठे होते हैं तो जब वो स्टार्ट होती है तो आप तुरंत पीछे को चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, तो वो इनर्शिया है। तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है? इनर्शिया डिपेंड करती है आपके मास पर, द्रव्यमान पर। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना उसकी पोजीशन चेंज करना मुश्किल होगा, तो वहाँ पर इनर्शिया उसकी बदलना मुश्किल होगा। तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? आपके मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। और इनर्शिया के बारे में किसने बताया था? यहाँ पर गैलीलियो ने बताया था, और बाकी न्यूटन ने भी इसका अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यूज़ किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, on the given surface if force is made double on the surface then pressure। यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल को दुगना कर दिया जाता है तो दाब क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। ये आपका दाब होता है, प्रेशर होता है। फोर्स पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर जितना बल बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। याद रखना, जो प्रेशर होता है वो लंबवत कार्य करता है। जब बल कैसे डलता है? जो फोर्स है वो लंबवत किसी एरिया पर डलता है तो वो आपका प्रेशर होता है। और अगर आपकी फोर्स डबल हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका जो प्रेशर है वो भी डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज इक्वल टू। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा कितना? ये हमें बताना है। पिछली बार इससे रिलेटेड जस्ट ऐसा न्यूमेरिक पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है ये वैल्यू ही पूछ ली जाए कि 1 kg में न्यूटन कितना बैठता है। तो वो आपको याद रखना है, 9.81 होता है, 9.81 न्यूटन। और यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोमेटा एक्सचेंज। जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है किस चीज़ का? ये हमें बताना है। तो स्टोमेटा जो है वो क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है, और बाकी जो
पानी है वो भी पत्तियों के स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि पानी जो होता है प्लांट को बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है, बाकी पानी सारा चूसक विधि के माध्यम से ऊपर होकर बाहर निकल जाता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, ये आपका एक्सचेंज करता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और साथ में जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उसको भी निकालता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट इज डिपेंड ऑन। पादपों की जो उपापचय क्रिया होती है वो किस पर आधारित होती है, तो वो हमारी किस पर आधारित होती है, सीधी सी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ से मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्शन इन राइजोपस टेक प्लेस बाय। ये जो आपका फंगाई होता है जो आपकी ब्रेड वगैरह पर लग जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, राइजोपस निकल जाते हैं और वही फिर फूट जाते हैं और वो पर्टिकुलर और फैल जाते हैं। तो ये जो राइजोपस है इसका रिप्रोडक्शन एक तरह का फंगाई है, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बीजाणु जनन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इस तरह से पतला सा होता है और ऐसे ऊपर बना हुआ होता है, ये बाद में फूट जाता है, जर्मिनेशन कर लेता है। तो यहाँ पर बीजाणु जनन होता है आपका राइजोपस में, जो कि एक तरह का फंगाई है, ब्रेड वगैरह पर लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्ड सेल आर फाउंड इन। जो जल रंध्र होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो गार्ड सेल हैं ये आपके पत्तियों में ही होते हैं, छोटे छोटे गार्ड सेल। तो ये आपके लीफ जो पत्ती है उसके अंदर ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आज का आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल की वीडियो में हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर मुझे बताएंगे, और डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच।